आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का ये चैप्टर 12 है और चैप्टर 12 का ये भाग 4 है। इससे पहले हम लोग भाग 3 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम लोग ये चैप्टर 12 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद और इसमें एक चैप्टर है, उसके बाद ये पेपर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पेपर 2 चालू करेंगे। कमेंट में लिखकर एक बात बताइए हमको, जो पढ़ा रहे हैं वो सब समझ में तो आ रहा है ना? आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है और जो जो भी डाउट है वो डाउट आप अपने कमेंट में पूछिए। अगर आ रहा है बढ़िया समझ में तो आप कमेंट कीजिए हाँ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ तक पढ़ लिए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कैसे नवरत्न थे, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक बात आप कमेंट में लिख कर बताइए, पिछले वाला क्लास में हमने बताया था ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। उन नवरत्नों का नाम आपको कमेंट में लिखना है, कौन कौन से नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम क्या बना? राजा बना। कुमारगुप्त प्रथम इसके तरह जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय जिस तरह से साहसी, साम्राज्यवादी और एक कुशल प्रशासक के रूप में उभरा, ठीक वैसे ही इसका भी बेटा ये कुमारगुप्त प्रथम ये भी उतना ही साहसी और साम्राज्यवादी शासक के रूप में उभरा। अब देखिए एक और बात समझने वाली है कि कुमारगुप्त का जब शासनकाल आया तो देखिए ये अपने शासक अपने जो भी इसके साम्राज्य मिले थे, इसके पिता द्वारा जो भी इसके साम्राज्य दिया गया था उसको तो सुरक्षित रखा ही, कुछ और क्षेत्र जो कि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को इसने जीता। तो देखिए इसकी उपलब्धियों में थोड़ा सा देख लेते हैं और इसकी जानकारी कैसे मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग को जानकारी कैसे मिलती है। 13 गो इसके अभिलेख मिले हैं। सर्वाधिक अभिलेख इसी के मिले हैं। गुप्त वंश में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले तो इसी के कुमारगुप्त प्रथम के सर्वाधिक 13 गो अभिलेख मिले, ध्यान रखिएगा। और क्या क्या मिले हैं? 15 प्रकार के स्वर्ण सिक्का मिला है इसका। स्वर्ण सिक्का 15 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डिजाइन, प्रकार का मतलब ये समझ लीजिएगा अलग अलग डिजाइन के मिले हैं। कुछ अलग जैसे समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय हम लोग पढ़ रहे थे समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार का सिक्का चलवाया था। जैसे एक अश्वमेघ प्रकार का सिक्का, एक वीणा वादन प्रकार का सिक्का, नहीं एक अश्वमेघ यज्ञ करते एक पर दिखाया गया था, एक पर उसको वीणा बजाते दिखाया गया था। तो ये अलग अलग प्रकार हो गए। तो ठीक वैसे ही इसका जो कुमारगुप्त का जो सिक्का मिला है, स्वर्ण सिक्का 15 प्रकार के मिला है, 3 प्रकार के रजत सिक्के मिले हैं, 4 प्रकार के ताम्र सिक्के होते हैं, यानी तांबा वाले जो सिक्के होते हैं ये सिक्के मिले, ध्यान रखिएगा। इतना प्रकार के इसके सिक्के मिले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो कुमारगुप्त प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि मानी जाती है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी ने करवाया था। निर्माण, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम। जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को ये बात पता होनी चाहिए, जो नहीं भी हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको भी पता होनी चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। आप लोगों में कमेंट करके ये बताइए कितने लोग नालंदा विश्वविद्यालय का जो अब तो खंडहर हो चुका है, कितने लोग वो देखने गए हैं, मतलब कितने लोग देख चुके हैं उस नालंदा विश्वविद्यालय को, आप कमेंट में करके बताइएगा। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है कि कुमारगुप्त प्रथम के समय भी जो गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। 2 गो राजधानियां थी, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको 2 गो राजधानी बना दिया था। कौन कौन? एक गो था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और दूसरा जो था उज्जैनी था, ध्यान रखिएगा। उज्जैनी, उज्जैनी था, ध्यान रखिएगा। यानी उज्जैन को भी ये पाटलिपुत्र और उज्जैन। एक और बात आप समझिएगा, जो भी राजधानी बनेंगे ना किसी भी चीज का, वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र होगा। शिक्षा का अधिकतर आप जगहों पर देखिए, कोई भी राजधानी बनाया जाता है वो शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरता है। जैसे भारत की राजधानी है नई दिल्ली, तो नई दिल्ली भी शिक्षा का एक केंद्र बनकर उभरा है ना। नई दिल्ली भी शिक्षा का एक क्या हुआ? केंद्र बनकर उभरा है। बिहार की राजधानी पटना है, पटना में भी बहुत मतलब बिहार में सबसे अधिक अगर अच्छा शिक्षा आपको पाना है तो पटना में रहकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी शिक्षा। देखिए शिक्षा तो कहीं पर भी अच्छा मिलता है, लेकिन पटना में रहकर पढ़ेंगे तो माना जाता है कि अच्छी शिक्षा है। ऐसे ही जब राज्य की राजधानी होती है, राजधानी में आप रहकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर माना जाता है कि वहाँ पर मतलब अच्छी शिक्षा होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी 2 गो राजधानियाँ थी, दोनों जगह शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था उस समय। इसके समय भी 2 गो राजधानी थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से ही नजदीक में इसने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया। पटना से आप पटना से दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में राजगिरी के समीप ये है
नालंदा, ध्यान रखिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो घूमने गए भी होंगे। अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब हुआ क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी तो माना ये गया था ना कि इसके जो खर्च है वो राजा कुछ गांव दान में दे देते थे। ये विश्वविद्यालय के जो भी चलाने वाले थे प्रमुख, उनको दे दिया जाता था कि आप इतने गांव रख लीजिए, 100 गांव रख लीजिए, 200 गांव आपके, मान लीजिए 100 गांव या 200 गांव आपको दे दिया। और उस गांव से जितना भी आपको टैक्स आएगा, कर आएगा, वो क्या करेंगे, आप रखेंगे और विश्वविद्यालय का खर्च चलाएंगे। विश्वविद्यालय बहुत ही बड़ा था। इस टॉपिक पर एक अलग से हम आपको वीडियो बना देंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय कैसे स्थापना हुआ, कितने कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ते थे। बहुत जगह विदेशों के बहुत सारे देश के बच्चे पढ़ने आते थे। चीन हो गया, तिब्बत हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, थाईलैंड, म्यांमार, इस सारे जगहों के बच्चे पढ़ने आते। भारत के तो बच्चे पढ़ते ही थे, अलग अलग देशों को पढ़ने आते थे। और एक बात, नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे प्रमुख फेमस था महायान के शिक्षा के लिए। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है इसको, ध्यान रखिएगा। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। अब महायान क्या है आपको पता भी होगा। जो बौद्ध धर्म है उसकी दो गो शाखाओं में बटा हुआ, हीनयान और महायान, तो वही है महायान की बहुत बढ़िया मतलब अच्छी शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर। और भी बहुत कुछ यहाँ पर सिखाया जाता था, औषधि के बारे में, मतलब बहुत कुछ सिखाया जाता था और बहुत दूर में फैला हुआ था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ तक तो ठीक ठाक चला। इसके आगे आने वाले जो कुमारगुप्त के बाद जब स्थापना करवा दिया था, गांव दान में दे दिया था, तो बाकी आगे आने वाले जो भी वंश थे ना, जैसे आगे आने वाले बहुत सारे वंश, जैसे ये वर्धन वंश हो गया जिसमें हर्षवर्धन को आप देखेंगे, आगे पाल वंश हो गया, इस सारे वंशों ने भी कुछ इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया। इन वंशों ने भी कहा कि ठीक है, चल रहा है जैसे वैसे चलने दीजिए, क्योंकि शिक्षा का कोई छेड़छाड़ नहीं ना करना चाहता है। अगर शिक्षा का कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित है तो वहाँ से अच्छे लोग बनकर और बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो आपके राज्य में ही मदद करेंगे, आपको क्या करेंगे, राजा को ही अच्छी मतलब ऊंचाइयों पर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग चाहते थे कि मतलब ठीक ठाक बने। लेकिन इसको नष्ट किसने करवाया था, इसको यहीं पर देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण तो इसने करवाया था, नष्ट किसने करवाया था, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इसका दिमाग घूम गया। आगे आप लोग पार्ट 2 में पढ़ना है बख्तियार खिलजी के बारे में। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे ना तो उस समय आपको पढ़ना होगा। तो बख्तियार खिलजी जब यहाँ पर पहुँचा ना नालंदा विश्वविद्यालय में, इसको एक अलग से वीडियो बना देंगे तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। जब यहाँ पर पहुँचा तो उसका दिमाग घूम गया। क्या घूम गया, वो तो तुर्क वाले क्षेत्र से आया था, ये अफगानिस्तान ये सारे वाले क्षेत्र में रहता था, और देखता है अरे ये तो हमारे उसके तरफ उधर से आया था। तो देख रहा था कि अरे उसके तरफ की सब पहाड़ है, नदी है, सिर्फ ऐसे ही बंजर भूमि है, लोग बस इधर उधर घूमते रहते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, ये नहीं थे, मतलब कुछ नहीं ज़्यादा था। यहाँ पर आकर देखा कि इतना बढ़िया विश्वविद्यालय का निर्माण है, इतने लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये कैसे इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम लोग तो अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हैं और ये इतने अच्छे से कैसे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर सभी तरह की जो रोग थे उसके अधिकतर रोगों का उपचार यहाँ पर था, वो भी औषधि से उपचार कर दिया जाता था। मतलब बहुत बढ़िया शिक्षा और अलग अलग देश के बच्चे पढ़ने आते थे। तो जो बख्तियार खिलजी था उसका दिमाग ही घूम गया, ये सब देखकर एकदम दिमाग घूम गया। तो उसने सैनिकों से एकदम, और भी बहुत सारे उसमें कारण थे, और भी पूरा कहानी एक दिन बहुत बढ़िया से आपको बताएंगे। उसका दिमाग घूम गया और भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करा। दिमाग घुमा, सैनिकों को लेकर एकदम कहाँ पर पहुंचा, नालंदा विश्वविद्यालय में। पहले खूब तोड़ फोड़ मचवाया, जितने भी वहाँ पर बौद्ध भिक्षु के थे, पढ़ाने वाले टीचर थे, स्टूडेंट थे, बहुत लोगों को मारा। एकदम मारने के बाद उसमें आग लगवा दिया। किसमें, नालंदा विश्वविद्यालय में। इतनी पुस्तकें थी कि माना जाता है कि 3 महीनों तक वो जला। ध्यान रखिएगा, 3 महीनों तक वो जला और अब खंडहर में तब्दील हो गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसको अलग से हम एक दिन बता देंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो ये कुमारगुप्त प्रथम ने इसको निर्माण करवाया था। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान इसको कहा जाता है। अब देखिए क्या हुआ, कुमारगुप्त के अंतिम सालों में, इसके शासन के अंतिम सालों में क्या हुआ कि पुष्य मित्रों का विद्रोह हुआ और हूणों का आक्रमण हुआ। पुष्य मित्र वो नहीं, पुष्य मित्र सुंग वाला पुष्य मित्र नहीं, उनका तो काम उधर ही निपट गया था। ये पुष्य मित्र वो हैं, ये पुष्य मित्र एक जाति है। क्या है, पुष्य मित्र एक जाति है, बिंद वाले क्षेत्र में रहता था। ये लोग बिंद वाले क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, बिंद वाले क्षेत्र में रहते थे। और ये इनका आक्रमण हुआ गुप्त साम्राज्य पर। और ये जानते हैं आप, छोटी छोटी जो जातियां होती हैं, ये लोग
आक्रमण करते थे, उधर भाग आते थे। आक्रमण करेंगे, मान लीजिए अब तैयार नहीं है, रात को आक्रमण कर देंगे, रात को आक्रमण करके फिर 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, फिर आक्रमण करेंगे वापस आएंगे, बार बार परेशान करते रहते हैं। और इनका क्या है, आप तो राजा हैं, आप तो एक जगह रहेंगे ना, और ये लोग एक जगह नहीं, इनको ढूंढना मुश्किल एकदम था। पहाड़ों वाले क्षेत्र में ये अधिकतर रहते थे, पहाड़ों और जंगलों वाले क्षेत्र में। पहाड़ों और जंगल वाले क्षेत्र में ढूंढ लीजिएगा जो रहता है, बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते, उस सब उसको पता होता है कि यहाँ यहाँ छुपना है, और आपको कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ पर पुष्य मित्रों का विद्रोह था और हूणों का आक्रमण, दोनों लगभग समान ही समय पर होने लगा। और देखिए ये वो आक्रमण, देखिए कहाँ कहाँ से आक्रमण हो रहे थे, ध्यान समझिएगा। देखिए इनका ये बिंद वाले क्षेत्रों से इनका आक्रमण हो रहा था, किसका, पुष्य मित्रों का। और हूणों का आक्रमण इस क्षेत्र से हो रहा था। अब बताइए, एक दक्षिण वाले क्षेत्र से आक्रमण हो रहा है और एक पश्चिम और उत्तर वाले क्षेत्र से, पश्चिमोत्तर से ये आक्रमण हो रहा है, दोनों तरफ से आक्रमण हो रहा है। तब इसने अपना शासन की जिम्मेवारी, कुमार गुप्त प्रथम ने देखा कि इतना ज़्यादा आक्रमण हो रहा है और ये अब इनका मतलब अब वृद्ध हो चुका था, तो इसने अपना शासन की जिम्मेवारी, लेकिन लड़ना जानता था, शासन की जिम्मेवारी अपने पुत्र, इसके पुत्र का नाम था स्कंदगुप्त। क्या नाम था पुत्र का, स्कंदगुप्त। तो इसने स्कंदगुप्त को, ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त को दे दिया था, स्कंदगुप्त को शासन की जिम्मेवारी दे दिया था। और ये भी खुद लड़ाई करने जाता था, कहाँ पर, युद्ध करने। और दोनों लोगों से, दोनों का लगभग एक ही समय पर आक्रमण हुआ, पुष्य मित्रों का भी और हूणों का भी। जब आक्रमण हुआ तो ये स्कंदगुप्त तो हराने के लिए और साथ में ये भी जाता था, ये दोनों लोगों को तो ये स्कंदगुप्त ने हरा दिया। हरा कर जब पहुंचा यहाँ पर, जब पाटलिपुत्र में पहुंचा, अपने राजधानी में अपने माँ के पास, जब ये स्कंदगुप्त पहुंचता है, इसका पुत्र था, कुमारगुप्त का पुत्र था। स्कंदगुप्त जब पहुंचता है तो अपने माँ से कहता है कि माँ मैं इनको हरा कर आ गया। लेकिन जब ये बात कहता है कि मैंने हूणों और पुष्य मित्र दोनों को हरा दिया, लेकिन उसके माँ की आंखों में आंसू रहता है। उसके माँ के आंखों में क्या था, आंसू था। अब उसके माँ के आंखों में इसलिए आंसू था, स्कंदगुप्त ने इन दोनों को तो हरा दिया, लेकिन इसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके पिता क्या हो गई, मृत्यु। इसका पिता क्या नाम था, कुमारगुप्त प्रथम। जब ये माँ के पास सूचना लेकर पहुंचा कि हमने हरा दिया है इन दोनों को, अब ये थोड़ी कहेगा कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है, इन दोनों को हरा दिया, लेकिन उसके माँ की आंखों में आंसू था। आंसू था, ये प्रमाणित करता था कि यहाँ पर इसके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब इसके पिता की मृत्यु के बाद ये शासन की जिम्मेवारी, हरा तो दिया था, पिता की मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। माँ के आंखों में आंसू था, लेकिन हाँ ये था कि दोनों ये लोग हार गए थे और स्कंदगुप्त ने अपना शासन का संचालन किया। मतलब यहाँ से स्कंदगुप्त राजा बना। राजा तो पहले ही बन गया था, मतलब ठीक ठाक। अब इसके पिता तो काम खत्म हो गया था, अब सब इसी को जिम्मेवारी संभालना था। इसके पिता ने पहले ही इसको दे दिया था कि हाँ लो संभालो। आक्रमण होने लगा था, इसने दे दिया कि हाँ चलो अब ये युवा है, ये संभालेगा बढ़िया से सेनापति की जिम्मेवारी। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर स्कंदगुप्त के नाम भी कुछ उपलब्धियाँ हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। एक सबसे बड़ा उपलब्धि है जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख। और हाँ एक और बात, यहाँ पर एक और बात छूट गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो शादी हुई थी, ध्रुवा देवी से हुई थी। पिछला वाला में हम बताए थे कि ध्रुवा देवी से हुई थी। इसका युद्ध भी हुआ था। इसका युद्ध जो हुआ था वो शकों के साथ युद्ध हुआ था। जो शक शासक थे उसके साथ ये चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध हुआ था। तो ये सब के बारे में वर्णन कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों के साथ युद्ध हुआ था और इसकी शादी ध्रुवा देवी से हुई थी, ये सब के बारे में पूरा वर्णन एक किताब में किया गया, जिस किताब का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ध्यान रखिएगा, देवी चंद्रगुप्तम, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आता है। देवी, जैसे मालविका और अग्निमित्र के बारे में चर्चा था ना, और उसको लिखा किसने था, कालिदास ने। ऐसे ही देवी चंद्रगुप्तम, ध्यान रखिएगा। देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है ये संस्कृत में लिखा गया है। ये किस में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया। और देवी चंद्रगुप्तम नाटक में ही चंद्रगुप्त द्वितीय के पूरा उपलब्धियों के बारे में भी इस पुस्तक में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक की रचना किसने किया था, विशाखा दत्त ने, ध्यान रखिएगा, विशाखा दत्त द्वारा। और ये संस्कृत में पुस्तक, ये पुस्तक का जो इसको नाटक, इसका नाटक नाम है, ध्यान रखिएगा, ये नाटक है एक। और जिस पुस्तक में उस रचना किया गया था, ये नाटक का ही नाम है, पुस्तक का, नाटक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। और नाटक एक पुस्तक का रूप ले लिया, ठीक है। उसको पुस्तक भी कह सकते हैं आप, नाटक भी कह सकते हैं। मेन रूप से ये नाटक है, मतलब एक पुस्तक है, उसमें नाटक लिखा हुआ है, पूरा एक पुस्तक में नाटक लिखा हुआ है। तो पुस्तक भी इसको कह सकते हैं और नाटक भी कह सकते हैं। विशाखा दत्त द्वारा संस्कृत में, ध्यान रखिए। और मालविका अग्निमित्रम भी संस्कृत में लिखा हुआ था।
भाषा बहुत ज़्यादा इस समय संस्कृत प्रचलित थी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जूनागढ़ का अभिलेख के बारे में थोड़ा सा समझ रहे थे कि जूनागढ़ का अभिलेख में स्कंदगुप्त का भी नाम मिलता है। ये जूनागढ़ वाला अभिलेख में रुद्रदामन का भी नाम मिलता है और चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम मिलता है। अब देखिए सुदर्शन झील का पुनः निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, तो उसका नाम था। फिर पुनः निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील का रुद्रदामन ने, उसका भी नाम था और वो संस्कृत में लिखवाया था। और उसके बाद रुद्रदामन के बाद फिर स्कंदगुप्त ने फिर उसको पुनः निर्माण करवाया सुदर्शन झील का। तो ये स्कंदगुप्त का भी उस झील पर वहाँ पर जो लेख है उस पर नाम था। तो चलिए अब हम लोग स्कंदगुप्त के इसके बाद इसका शासन प्रणाली चलने लगा। इसके बाद आने वाले जो शासक थे उतने योग्य नहीं हो पाए जितना योग्य स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त था, बाकी कुमारगुप्त प्रथम था, ये सब था। लगभग माना जाता है कि इसमें कुल 24 को शासक हुए। कितने शासक? कुल 24 को शासक हुए, लेकिन उतने योग्य मतलब इतना इधर तो सब ठीक ठाक शासक थे, स्कंदगुप्त के बाद उतने योग्य शासक नहीं हुए। उसके बाद क्या होगा? इस वंश का पतन होगा और इस वंश का अंतिम शासक कुमारगुप्त तृतीय था। ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त तृतीय था और इस वंश का काम खत्म हो गया और इस चैप्टर का भी हम लोग काम खत्म हो गया। लेकिन एक और बात, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर पूछ लिया जाए गुप्त वंश का पतन के क्या कारण थे, क्या कारण लिखिएगा, बताइए। सबसे पहला, अयोग्य शासक। आगे अगर कोई वंश पतन होता है तो उस वंश में अयोग्य शासक होंगे तभी तो पतन होगा, अयोग्य शासक का होना। दूसरा, इनकी धार्मिक नीतियाँ उतनी अच्छी नहीं थी जितनी की होनी चाहिए थी। लोगों को ये जोड़ नहीं पाते थे, अपनी धार्मिक नीतियों से लोगों को जोड़ नहीं पाते थे, इनकी धार्मिक नीति उतनी अच्छी नहीं थी। तीसरी बात, ये उत्तराधिकारी के लिए युद्ध बहुत ज़्यादा इसमें होता था। आपको युद्ध के बारे में तो ये नहीं ना बताया है कि आपस में ये सब लड़ जाते थे। इसके बाद ये जितने भी आगे शासक आने वाले होंगे ना उत्तराधिकारी के लिए, एगो का 3-4 मतलब बहुत सारे, इनका शादी बहुत सारा होता था तो बच्चे भी बहुत सारे होंगे। जब बच्चे बहुत सारे होंगे तो आपस में शासन के लिए तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, शासन के लिए यहाँ पर यानी उत्तराधिकारी के लिए युद्ध। तीसरा, अब चौथा कारण के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसका अगला कारण, रानियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव था इनके शासन पर कि राजा कौन बनेगा। जैसे मान लीजिए इनकी पत्नी हो गई, इनकी पत्नी द्वारा जो कहा गया वही माना जाएगा। तो पत्नी तो कई सारी होती थी, तो जो भी उनकी पत्नियां कहती थी, ये इनके आने वाले शासकों की बात कर रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो वो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? रानियों का प्रभाव था। तो ये कुछ कारण हो गए जो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक बात, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे इसमें हम इस क्वेश्चन को भी करवाएंगे, लिखवाएंगे। तो आप इसको आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। और ये चैप्टर पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया ये भी कमेंट में लिख कर बताइएगा। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।